हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं यूक्रेन को F-16 मिल रहे हैं जिसके लिए इनके पायलट्स की ट्रेनिंग जारी है। तो फिलहाल के लिए दो कंट्रीज से इनको F-16 मिल रहे हैं। पहला डेनमार्क है, दूसरा नेदरलैंड्स है। तो डेनमार्क ने या फिर दानिश एयरफोर्स ने F-16 को रिटायर करना चालू कर दिया है और F-35A को रिसीव करना चालू किया है। करीबन 30 के आसपास इनके पास F-16 हैं, जिसमें से 19 यूक्रेन को जाएंगे। वहीं पर F-35 की बात करें तो 4 F-35 ये रिसीव कर चुके हैं और टोटल 17 ऑर्डर में है। तो ये F-16A है, बहुत एडवांस वर्जन नहीं है। मिड लाइफ अपग्रेड डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है। वहीं पर बात करें डच एयरफोर्स की, तो इनके पास करीबन 24 के आसपास F-16 है, जो कि पुराने वर्जन है पर अपग्रेडेड है। पर इनको मिड लाइफ अपग्रेड मिला है, कोई मेजर अपग्रेड यहाँ पर नहीं मिला है। F-35 की बात करें तो इनके द्वारा 26 F-35 पहले से ही यूज़ किए जा रहे हैं, 18 एडिशनली ऑर्डर में है। तो ये अपने 24 F-16 को रिटायर करेंगे, पर इसके कम चांसेस नज़र आते हैं कि ये सारे के सारे F-16 यूक्रेन को देंगे। मोस्ट लाइकली 15 से 18 के ही अराउंड F-16 जो हैं इनके द्वारा दिए जा सकते हैं यूक्रेनियन एयरफोर्स को। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है कि जो F-16 यहाँ पर दिए जा रहे हैं ये बहुत बड़ा गेम चेंजिंग रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। इसके चांसेस कम नज़र आते हैं। ये सब डिपेंड करेगा कि किस टाइप के वेपन्स इनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं और यूटिलाइज किए जाते हैं। अगर ये मॉडर्न है तो इफेक्टिव होंगे, अगर ये पुराने ही वेपन्स हैं तो उतने इफेक्टिव साबित नहीं होंगे। लेकिन इसको लेकर भी एक अपडेट है। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनको एडिशनली F-16 कहाँ से मिल सकते हैं। तो कुछ ही दिनों पहले की रिपोर्ट है, जो बेल्जियन एयरफोर्स है इनके द्वारा कंसिडर किया जा रहा है कि अपने F-16 से यूक्रेन को दे दें। ऑल दिन के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये कहा गया कि हमारे F-16 जो हैं काफ़ी पुराने हैं, तो इनकी वॉर में उतना खास हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनके काम आएंगे। तो बेल्जियन एयरफोर्स के पास करीबन 43 के आसपास F-16 है और 34 F-35 लाइटनिंग II इनके द्वारा ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें से अभी तक एक भी इन्होंने रिसीव नहीं किया है। तो F-35 के आते ही ये अपने F-16 रिटायर करेंगे, जो कि फिर यूक्रेन को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यूक्रेन को 40 के आसपास F-16 मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट नंबर मालूम होते हैं। क्योंकि अगर आप पहले से अवेलेबल MiG-29 और Su-27 की लिस्ट को देखेंगे, जो कि यूक्रेनियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ये भी 40 से कम है। यहाँ पर ये चीज़ हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। तो अगर F-16 टाइप के एयरक्राफ्ट इनको 40 के आसपास मिलते हैं तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा एक पर्टिकुलर फाइटर टाइप का, जो कि यूक्रेनियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। खैर, अगर आप विकिपीडिया पर देखेंगे तो ये नंबर आपको 60 के आसपास दिखाई देंगे, पर उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आती है। 40 के आसपास के नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो 5 एयरक्राफ्ट यूज़ किए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, जिस पर यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है। तो यूएस ने पहले ही AIM-9 मिसाइल्स को यूज़ करने की अनुमति दे दी है, जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। पर अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर AIM-120 AMRAAM को भी दिया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर AIM-120 AMRAAM C5 वर्जन को भी दिया जाता है तो ये एक एडवांटेज दे सकता है यूक्रेनियन एयरफोर्स को, स्पेशली बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में, क्योंकि रशियन एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है AIM-120 C5 के कंपैरिजन में। यहाँ पर हम R-77 से कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा बड़े नंबर में रशियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं। बाकी जो लॉन्ग रेंज दूसरी मिसाइल हैं, जैसे कि MiG-31 द्वारा फायर करे जाने वाली R-37 मिसाइल, ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल AMRAAM से ज़्यादा कैपेबल होंगी, पर ये लिमिटेड नंबर में ही कैरी करी जा सकती हैं और लॉन्ग रेंज से ही इफेक्टिव हैं। अगर हम यहाँ पर मीडियम रेंजेस कॉम्बैट की बात करें तो वहाँ पर इनकी इफेक्टिवनेस उतनी रह नहीं जाती है और R-77 ज़्यादा इफेक्टिव मिसाइल्स होंगे, जो कि ज़्यादा बड़े नंबर में कैरी करी जाएंगी, जिसके कंपैरिजन में आपको AMRAAM बेटर रेंज देगी और कैपेबिलिटी देगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है रशियन एयरफोर्स के लिए। बाकी जो AGM-88 हार्म मिसाइल है ये पहले से ही यूज़ करी जा रही है यूक्रेनियन एयरफोर्स द्वारा, और अगर इसको F-16 के साथ पेयर कर दिया जाएगा तो पूरी रेंज यहाँ पर अनलॉक हो सकती है इन मिसाइल्स की, जो कि रशियन एयरफोर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि हो सकता है हार्पून मिसाइल को भी दिया जाए, जो कि F-16 से फायर करी जाएंगी, जो कि रशियन नेवी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी कैपेबल एंटीशिप मिसाइल्स हैं। तो यूक्रेनियन एयरफोर्स की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इनकी जो एयरफोर्स है ये आउटडेटेड एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करती थी और आउटडेटेड वेपन्स को यूज़ करती थी, जो कि वेस्ट के पुराने वेपन्स के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा पीछे थी। तो भले ही यूक्रेन द्वारा ये पुराने F-16 यूज़ किए जाएंगे, पर एक बेटर वेपन पैकेज के साथ ये कारगर साबित हो सकते हैं। हाँ, एवियोनिक्स में यहाँ पर डिसएडवांटेज रहेगा,
जो कि हो सकता है रशिया की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने घुटने टेक दे। पर इनके पास जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है ये उससे काफ़ी बड़ा अपग्रेड रहेगा। बाकी अभी तक अगर हम देखें तो जो एयरफोर्स है दोनों साइड की वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं रही हैं। इसके पीछे बड़ा रीज़न एयर डिफेंस सिस्टम रहा है, जिसकी वजह से दोनों ही एयरफोर्स एक दूसरे के एयर स्पेस को ब्रेक करना अवॉइड कर रही हैं। रशियन एयरफोर्स द्वारा भी अपने ही एयर स्पेस से लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को यूज़ किया जा रहा है। वहीं पर यूक्रेनियन एयरफोर्स की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है वो वैसे ही पुअर है, तो फिलहाल के लिए उनकी साइड से कोई एक्शन दिखा नहीं है। खैर वेस्ट यहाँ पर ये चाहता है कि लड़ाई लंबी चले, लेकिन उन पर भी सीधे उंगली ना उठे ताकि रशिया का एग्रेशन डायरेक्टली उनके अगेंस्ट में ना आए। तो ये जो लिमिटेड तरीके से यूक्रेन को आर्म किया जा रहा है ये डेफिनेटली लड़ाई को थोड़ा और लंबा खींचेगा। बाकी ये F-16 कितने कारगर साबित होते हैं ये तो असली लड़ाई में ही पता लगेगा और ये देखने वाली बात होगी। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।